तो जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं ब्राइट गंगा। दोस्तों हम लोग से चैप्टर 1 हम लोगों ने पावर शेयरिंग पूरा कर लिया था और हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। बिल्कुल भयंकर तरीके से चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ा था और भयंकर तरीके से चैप्टर 2 भी पढ़ने वाले हैं, फेडरलिज्म यानी संघवाद। दोस्तों देखिए, जो हम लोगों ने चैप्टर में देखा था कि श्रीलंका ने अपने कैसे अपने देश में अपने अल्पसंख्यकों को दर्जा नहीं दिया और जिसके कारण स्थिति गृह युद्ध तक पहुंच गई। और बेल्जियम ने अपने जितने भी अल्पसंख्यक थे उनको साथ लेकर चला, जिसके कारण हुआ था कि वो गृह युद्ध से बच गया। दोस्तों उसने एक मेजर उसमें चेंज किया था अपने संविधान में, वो था कि अपने सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किया था, यानी कि जो केंद्र सरकार थी वो राज्य सरकार के अधीन नहीं थी। ठीक है, तो उसी को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं यानी संघवाद। देखिए संघवाद, देखिए पहले इसका हम हिंदी मीनिंग समझिए। संघवाद बना हुआ है संघ जोड़वाद से। संघवाद, ठीक है। संघ का मतलब होता है बेसिकली यूनियन। यूनियन मतलब कहने का मतलब है कि एक संगठन। एक संगठन कब बनता है? एक संगठन तब बनता है जब उसमें दो या दो से अधिक लोग हों। दो या दो से अधिक लोग हों तब एक किसी हम लोग संगठन को बना सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ इसी चीज़ से हम लोग डिफिनेशन को ड्राइव करते हैं कि दो या दो स्तर की सरकारें, दो या दो से स्तर की सरकारें को हम लोग संघवाद कहते हैं। The power distribution between two or more types of a government is known as a federalism। ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट दो तो मेनली दो तो कम से कम दो होनी ही चाहिए। ठीक है, वहाँ पर देखिए श्रीलंका में क्या था कि एक्चुअली वहाँ पर एक ही स्तर की सरकार थी, जो था वो केंद्र सरकार थी, राज्य सरकार का नाम का तो कुछ था नहीं वहाँ पे। जबकि बेल्जियम में राज्य सरकार भी थी, केंद्र सरकार भी थी। दो राज्य सरकार थी, एक केंद्र सरकार थी। ठीक है, तो हुआ क्या था बेसिकली वहाँ पर कि केंद्र सरकार जो थी अपना जो कुछ शक्ति है वो राज्य सरकारों के बीच में दे दी थी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना पावर जो शेयर करके पावर अपना शेयर की थी और पावर शेयर करके किसको दी थी? स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर मेनली आपको दो गवर्नमेंट होनी चाहिए, कम से कम इन शॉर्ट आपको दो गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक तो हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए, एक हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट। और मान लीजिए कि अगर उनको लोकल गवर्नमेंट भी, हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट भी है। जैसे कि आप गांव में जाइएगा तो आप मुखिया मिलेंगे, सरपंच मिलेंगे, ग्राम पंचायत का नाम सुने होंगे। आपको शहर में भी ऐसे कुछ नगर पंचायत आपको मिल जाएंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, ये होती है संघवाद। आप सोचते हुए कि आपके कभी कभी दिमाग में कि किस कानून के तहत कैसे ये सब इतनी सारी सरकारें हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, कानून की बातें हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपके वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग फेडरलिज्म को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, फेडरलिज्म जो है मेनली, फेडरलिज्म जो है वो कहती है कि देखिए गवर्नमेंट जो है मल्टीपल गवर्नमेंट होने चाहिए। मल्टीपल गवर्नमेंट यानी दो से अधिक गवर्नमेंट होने चाहिए। ठीक है, दो से अधिक गवर्नमेंट होने चाहिए। सत्ता का जो बंटवारा है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन होना चाहिए। मतलब कि एक गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा बहुत पावर वहाँ पर चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, अब फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है। ठीक है, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो देखिए फेडरल सिस्टम में होता है कि जो शक्ति जो होती है, जो पूरी जो शक्ति होती है वो अलग अलग पहलुओं के बीच, यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उससे नीचे अगर कोई सरकार बनती है तो उसके बीच बट जाती है। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है ना दोस्तों, यूनिटरी सिस्टम में होता है कि जो पूरी जो शक्ति है एक सरकार के पास रहती है। एक पूरी क्या होती है कि पूरी वो एक वहाँ पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को बेसिकली मिलती है। ठीक है,
अब बात हम लोग करते हैं कि फीचर ऑफ फेडरलिज्म। दोस्तों फीचर ऑफ फेडरलिज्म की अगर बात करें कि ठीक है भाई संघवाद समझ लीजिए, संघवाद तो और ये जो है संघवाद और यूनिटी से गवर्नमेंट में भी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं कि मतलब उसमें जो शक्ति है वो किसी के अधीन हो जाती है, इससे अदर शक्ति अधीन नहीं होती है। लेकिन अगर कोई आपसे दोस्तों पूछ दे कि भाई ये बताइए फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। फेडरलिज्म तो पढ़ लिए, संघवाद तो बहुत बढ़िया से आप पढ़ लिए हैं, अभी बताइए इसका मतलब क्या होता है, तो अब क्या कहिएगा। एकदम उस समय दिमाग जो है कुछ पहलुओं पर घूमेगा। अच्छा देखिए, आपको हम रटवाएंगे नहीं, आपको हम जो बातें बोलते हैं उस पर आप सिर्फ गौर कीजिए। अगर हम जो डिफिनेशन बोले हैं कि देयर आर 2 और मोर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म की पहली फीचर्स क्या होनी चाहिए कि वो 2 और 2 से अधिक सरकारें होनी चाहिए। अब दोनों सरकारें होंगी तो वो किस पे शासन करेंगी? एक ही नागरिक समूह पर न शासन करेंगे। ये दोस्तों बताइए कि आपके विधायक जो हैं और आपके सांसद जो है, क्या वो अलग अलग लोगों पे शासन करते हैं? वो तो एक ही लोग पे करते हैं शासन, करते तो एक ही लोग पे है ना। सांसद जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, विधायक जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट के हो गए, हुए कि नहीं हुए? तो क्या वो अलग अलग लोगों पे शासन करते हैं? क्या विधायक को जो वोट है वो आपके पापा देते हैं और सांसद का जो वोट है वो आपके जो दादाजी हैं वो देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं। तो ये जो चीज़ें जो मेजर जो चीज़ें हैं वो आप समझिए कि सिविक्स, ये जो सोशल साइंस है दोस्तों, वो इन्वायरमेंट है पूरा। अगर आप इसको समझना है तो आपको किताबों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको फील कीजिए। पहले 2 और 2 से अधिक गवर्नमेंट होगी, ये फीचर है। एक ही नागरिक समूह पे शासन करेंगे, लेकिन इनका कर वसूलने का, कानून लगाने का, किस प्रकार से क्या प्रावधान करना है, उनका खुद का मसला होगा। स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि देखिए आप केंद्र में ये कानून लागू कीजिए, और केंद्र सरकार ये नहीं कहेगी कि आप यहाँ पर अपने राज्य में ये कानून लगाइए। अगर नरेंद्र मोदी जब जीएसटी जब लागू किए तो नीतीश कुमार से पूछ कर नहीं किए थे, वो उद्धव ठाकरे से पूछ कर नहीं किए थे, अरविंद केजरीवाल से पूछ कर नहीं किए थे। और जब अरविंद केजरीवाल चाहे नीतीश कुमार चाहे उद्धव ठाकरे अपने राज्य में कोई चीज़ अगर लागू करते हैं तो उन्हें नरेंद्र मोदी से पूछ कर नहीं करते हैं। उनका अपने राज्य का अलग मसला है, देश का अलग मसला है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी होगी। इनके अधिकार क्षेत्र जो हैं, इनके भाई अब मान लीजिए लगे लड़ने कि बताइए मेरा अधिकार क्षेत्र कहाँ है, मेरा अधिकार क्षेत्र यहाँ तक है। तो इन दोनों के बीच के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो कानून में लिखित हैं, और कानून के पास ये हक है, संविधान के पास ये हक है कि आप कोई गलत काम करते हैं तो वो आपको आकर फटकार लगाए। ठीक है। तीसरा चीज़, पहला चीज़ हम लोगों ने समझा कि 2 से अधिक सरकारें होंगी। फिर हम लोग ने समझा कि वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करेंगी, एक ही लेकिन उनके कर वसूलने का, टैक्स लगाने का जो भी चीज़ें होंगी वो एडमिनिस्ट्रेशनल चीज़ें होंगी, जो भी होंगी वो चीज़ वो करने के लिए खुद सक्षम है। स्टेट गवर्नमेंट अपना समझेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना समझेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबके अधिकार क्षेत्र लिखे हुए हैं, किसको कितना काम करना है, किसका कहाँ तक अधिकार है, ये सब चीज़ें लिखे हुए हैं। अब क्या होता है कि क्या एक सरकार मिलकर कानून में बदलाव कर सकती है? क्या एक सरकार मिलकर कानून में बदलाव कर सकती है? क्या मुझे मन करता है कि मैं भारत में एक ऐसा कानून लाऊं कि मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री हूँ, मान लीजिए आप ही प्रधानमंत्री हो बन गया, तो क्या आपका मन करेगा कि भारत में कैसे कानून लाएं, एक कैसी कानून व्यवस्था लाएं जिसमें पढ़ना ही ना पड़े, बिना पढ़े सब कोई पास हो जाएगी? सपोज कीजिए, तो क्या होगा दोस्तों, क्या आप उसको लागू कर पाएंगे? आपको लागू करने के लिए सबसे पहले आपके दोनों सदन जो भी आपके पार्लियामेंट्स से हैं, दोनों अपर या लोअर, लोकसभा या राज्यसभा, उस दोनों सदनों में 2/3 बहुमत,
2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से आपको पहले तो वहां से कानून पास कराना होगा, फिर आधे राज्यों में पास कराना होगा, तब आप कोई कानून ला पाएंगे, तब आप कोई कानून ला पाएंगे। समझे क्या? समझे क्या? यानी कि एक सरकार कोई भी अकेले कानून में बदलाव नहीं कर सकती है। माय डियर, मेरे कहने का मतलब यह है, साफ साफ यह है। ठीक है, अब है कि भाई अगर मान लीजिए ये लड़ने लगे कि मेरा तो अधिकार क्षेत्र यहाँ तक था, मेरा अधिकार क्षेत्र वहाँ तक था, तो ये कानून की हमारे जो न्यायालय है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनके पास अधिकार है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र को बताएं। ठीक है, अब ये देखिए, हमारे जो भी गवर्नमेंट होती है वो फाइनेंशियल के लिए अलग अलग उनके स्रोत हैं। मान लीजिए कि केंद्र सरकार कमा रही है ट्रांसपोर्ट से, मान लीजिए सी ट्रांसपोर्ट से कमा रही है, ये इसका कार्य क्षेत्र हो गया। ये मान लीजिए ये समुद्र हो गया, ठीक है, ये हो गया समुद्र, तो समुद्र से जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वो केंद्र सरकार कमाएगी। और ये जो नदियों से होगा कि भाई अब हमारे इलाके में ये नदी बह रही है, अगर कोई भी शिप आती है तो राज्य सरकार मन से तो वहाँ पर टैक्स दे सकती है। तो ये चीज़ अपना अपना स्रोत हो गया, अपनी अपनी चीज़ें हैं। ठीक है, अब डुअल एग्जेक्टिव यानी दोहरे चरित्र पे काम करती है। ये दोहरे चरित्र पे क्या काम करती है? तो एक तो गवर्नमेंट हो गई कि पूरे एकता को बनाए रखे, एक तो पूरे एकता को बनाए रखे, पूरे देश की एकता को बनाए रखे। दोहरे चरित्र का मतलब है कि दोनों जो सरकारें हैं, एक तो पूरे देश की एकता को बनाए रखे हैं और अपनी डाइवर्सिटी, रिलीजन जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखे, उसको प्रमोट करें। ठीक है, उसको मतलब ये ना लगे कि मुस्लिम को देश में कमजोर कहा जा रहा है, इसको कमजोर कहा जा रहा है, उसको कमजोर कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं दोस्तों, ये जो चीजें हैं, ये चीजें को जो है डुअल ऑब्जेक्टिव जो फेडरल सिस्टम है उसको प्रमोट करती है, यानी कि दोहरे चरित्र, दुगले चरित्र। ठीक है, इसको वो प्रमोट करती है। ठीक है, अब मैं आपको ये थोड़ा सा इसको मैप से समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं आपको सिखाता हूँ मैप से। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, इन दोनों कल्चर अलग अलग है। ठीक है, इनके दोनों कल्चर अलग अलग है। यहाँ पर ये बॉर्डर भी शेयर हो गया। दोस्तों आप हमें एक बात बताइए, क्या उत्तर प्रदेश भारत जाके बिहार में कहेगा कि देखिए मेरा तो देश अलग है, मेरे धर्म अलग है, मैं आपके सहमत नहीं हूँ? क्या इनके बीच एकता बच जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो एकता को बचाए रखना ये हमारे देश की प्राथमिकता होती है और इसका काम करती है हमारी राज्य सरकार। वो देखिए, अब देखिए कि किस दोनों में झगड़ा हुआ है, दोनों अपना एक दूसरे को मार के भून फोड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है मेरे दोनों, तो क्या करेगा? वो करेगा। अब दोनों के बीच में बुलाएगा, दोनों राज्य के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को बुलाएगा, दोनों में बातचीत होगा, समझौता होगा, ये चीजें होंगी वहां पे इन दोनों के कल्चर बनाए रखने के लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है, यहाँ पे दीपावली बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो इन दोनों कल्चर को बनाए रखने के लिए दोस्तों, इन दोनों कल्चर को बनाए रखने के लिए अपनी अपनी सरकारें अपने अपने स्तर से काम करेंगी। ये फेडरल गवर्नमेंट कहती है और इसका प्रमोशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी। ठीक है, समझ में आया क्या? बात बुझाया क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फेडरलिज्म। अब दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट जो बनती है, संघवाद जब बनता है तो दो तरीकों से बनता है। कब संघ बन जाए, हमको एक यूनियन बनाना है दोस्तों, हमको एक यूनियन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे एक यूनियन? पहला बात कि या तो 2-4 को मुहलवन वालन को धर लेंगे, साथ आ गए मेरे,
जय श्री राम बोलने लगे, भारत माता की जिंदाबाद बन गया कि यूनियन। एक जो होगा मेरे विचार से प्रभावित होकर बनेगा, साथ आकर साथ लेकर, साथ आकर साथ लेकर, साथ आकर साथ लेकर। दो तरीके, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। विस्तार से बात करते हैं। कमिंग टुगेदर वो राष्ट्र होते हैं जो एक साथ आकर बने, एक साथ आए अपनी पावर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपना एक संयुक्त राष्ट्र बनाने के लिए दोस्तों, एक बड़ा एक यूनिट बनने के लिए, एक बड़ा विशाल एक अपना बड़ा रिलेशन बनने के लिए साथ आकर वो एक राष्ट्र का निर्माण करे, एक बड़ा राष्ट्र बनाए, एक बड़ा कंट्री बनाए, एक बड़ा यूनियन बनाए। दैट्स व्हाई दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर मेरे साथ अगर कोई लड़का आ जाता है तो हम लोग मिलकर एक हो सकता है समूह बना लें, दो, क्योंकि हम लोग दो हो चुके हैं और दो मिलकर एक बनेंगे, एक समूह बनाएंगे, और एक समूह बनाएंगे तो हमारी जो दोनों के बीच की जो शक्ति है वह बहुत मजबूत हो जाएंगे। समझ में आया क्या सर? ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया फेडरलिज्म में कमिंग टुगेदर क्या होता है। लेकिन सर ये बताइए इसके एग्जाम्पल क्या क्या होता है। अगर मान लीजिए परीक्षा में पूछ दे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पूछ देता है एग्जाम्पल, और पूछ दिया तो भाई आप बताइए यूएसए में क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है, वहां पर बहुत सारे नेशंस मिलके एक राष्ट्र का निर्माण किए हैं, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? वो सब महादेश है। एक्चुअली वो सब कोई देश नहीं है दोस्तों, वो सब महादेश है। और वो जितने भी महादेश हैं दोस्तों, वो सब एक राष्ट्र बन चुके हैं। राष्ट्र क्यों बने हैं? क्योंकि एक महादेश मिलकर एक राष्ट्र बने हैं, एक कंट्री बने हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड सो दैट। समझे क्या? समझ में आया क्या? अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर। साथ आ गए, साथ लेकर। अब साथ लेकर कैसे बनेगा? मान लीजिए अपने हमारे मान लीजिए पहले आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये हमारा देश है। इस पूरा देश का नाम क्या है? भारत है ना दोस्तों, भारत। ठीक है, भारत पूरा देश होगा। ये भारत है, ये आ का मात्रा में समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया भारत। अब इसमें एक्चुअली होगा क्या दोस्तों? यहाँ पे होगा क्या कि पूरा जितना भी नेशन है, गवर्नमेंट क्या की, आपको तो मालूम होगा कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो वो पहले क्या था? पहले वो क्या था? ब्रिटिश का गुलाम था। वी आर ए कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश। एंड जब बंटवारा हुआ था, ब्लडी पार्टिसिपेशन हुआ, रंग रंजित विभाजन यहाँ पर हुआ। तो रंग रंजित जब विभाजन हुआ दोस्तों, कि हमारा देश जब आजाद हुआ तो हुआ क्या? देखने को मिला क्या कि जितने भी छोटे बड़े राज्य थे, ये सब क्या था? ये सब देश थे। ये सब एक अलग अलग सब यूनियन थे। ये जितने भी सब अलग अलग यूनियन थे, और जितने भी यूनियन थे सब कोलाइड हो गए, सब मिल गए कि भाई हम एक राष्ट्र बनाएंगे। और यहाँ पर एक बन गया भारत। और भारत में दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या कि इन सबों का नाम रख दी, इन सबों को नाम रखकर एक यूनियन बनाई। दैट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर। समझे क्या? होल्डिंग टुगेदर यानी अपने देश में बंटवारे करके छोटे छोटे राज्य बनाना। आसान भाषा में अगर कहें तो वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। समझे क्या? इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए बिल्कुल बढ़िया वाला एग्जाम्पल सर, एकदम मस्त खुश कर देते हैं। ये देखिए, ई है कमिंग टुगेदर, ई हो गया होल्डिंग टुगेदर। मजा आया क्या? अरे देखिए ना, देखिए एक्चुअली मान लीजिए आप कोई क्लास में पढ़ रहे हैं,
तो क्या हो जाएगा, ये साथ आ गए तो ये हो जाएगा कमिंग टुगेदर। अब मान लीजिए साथ ले लिए एक दूसरे का, क्या हो जाएगा होल्डिंग टुगेदर। लेकिन दोनों के बीच में मान लीजिए झगड़ा होने लगा, इन दोनों के बीच में मान लीजिए आफ्टर 2 ईयर आफ्टर मैरिज इनके बीच में क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा। और जब होने लगा कि देखिए मेरा काम ये है, आप ये कर दिए, आप वो कर दिए। मान लीजिए कि शादी हुआ है तो पति पत्नी में किस प्रकार का झगड़ा होता है कि मेरा काम खाना बनाना है, मेरा काम ऑफिस जाना है, ये वो फलाना ठिकना होता है ना। तो ये सब चीज़ें मान लीजिए स्टेट और भारत में स्टेट और इंडिया गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो गई ना। फेडरल का सिस्टम अगर इंडिया की अगर बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर तो तीसरे के पास तो कोई औकात ही नहीं है। तीसरे के पास तो हम लोग बस एज वेल वो है, वो ना वो कानून बना सकता है। हाँ क्या हो सकता है कि छोटे मोटे नली नुचड़ ये सब बनवा सकता है, ये नहीं करे कि वो फालतू है, ये नहीं कहने का मतलब उनके पास मतलब उतनी शक्तियाँ नहीं है कहने का तात्पर्य है। तो क्या होगा दोस्तों, जब ये स्टेट गवर्नमेंट और जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपस में लड़ जाए कि देखिए मेरा तो अधिकार क्षेत्र साहब ये है, मेरा अधिकार क्षेत्र सब आप ये क्या करती हैं, हो जाएगा झगड़ा मान लीजिए। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में सबके आधार क्षेत्र लिखे हुए हैं कि किसका कितना काम है। अब यहाँ पर 3 लिस्ट में बांट दिया गया है, 3 लिस्ट में बांट दिए गए हैं। एक हो गया यूनियन लिस्ट जिसको केंद्रीय सूची कहते हैं, दूसरा हो गया स्टेट लिस्ट, स्टेट से यानी राज्य सूची, और ये कॉन्क्रुएंट लिस्ट समवर्तित सूची। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एक बाई एक, सबका हम लोग बात कर ले। देखिए यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक आते हैं, वो सब्जेक्ट आते हैं जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है या उसको जो है वो हैंडल करती है। जैसे कि डिफेंस हो गया, तो डिफेंस हमारे देश में क्या होता है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जितने भी हैं हैंडल कौन करता है, हमारी केंद्र सरकार करती है। बैंकिंग हो गया, अच्छा कम्युनिकेशन, करेंसी रोज। अब अभी मान लीजिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहें कि देखिए हम अपने राज्य में अलग करेंसी लॉन्च करेंगे, तो ऐसा नहीं है। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले केंद्र सरकार ही हैंडल करती है। तो ये चीज़ें जो है मेजर आपको देखनी है। आपको इसमें कुछ देखिए इसमें गिने ही छूते हैं आपको किताब में पढ़ने हैं, लेकिन ये 97 आपके पूरे टोटल जो है सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली इसको तो भाई याद रखना पड़ेगा। स्टेट लिस्ट में वो होते हैं जिसमें स्टेट जो राज्य सरकार है उस पर सिर्फ वो कानून बना सकती है या फिर उसको हैंडल कर सकती है। जैसे पुलिस, मान लीजिए पुलिस का तो बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, सुने हैं ना, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़, इरीगेशन वगैरह सब में वहाँ पर छोटे मोटे गवर्नमेंट जो है चीज़ों पर ये स्टेट लिस्ट अपना दिया हुआ है। स्टेट लिस्ट में इसमें टोटल 66 सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्क्रुएंट लिस्ट इसमें दोनों बनाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और इसमें दोनों को कानून और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को बनाने का अधिकार होता है। उसको हम लोग कॉन्क्रुएंट लिस्ट कहते हैं। इसमें टोटल 47 मामले हैं। ठीक है, 47 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। इसमें आपको एजुकेशन मिलेगा, फिर फॉरेन अफेयर्स, यूनियन जो भी है, मैरिज, एडॉप्शन, ये सब चीज़ आपको मेनली देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों के दिमाग में बात आ रहा होगा कि देखिए ये तो चीज़ हो गई, लेकिन जब कानून बनाते समय जो कुछ चीज़ें बच गई, कानून बनाते समय जो कुछ चीज़ें बच गई, क्या वो किस सूची में जाएंगी? जैसे कि जब हम लोग का जब कानून बन रहा था तो उस समय सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर कम्युनिकेशन ये सब चीज़ें का वहाँ पर जिक्र नहीं था, क्योंकि बहुत पहले बना था। ये सब चीज़ें वहाँ पर आई नहीं थी कि इंटरनेट नाम का कोई चीज़ आएगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ें होती है ना, जो भी इन दोनों सूची में जो बच गए हैं तीनों में, वो अगर आते हैं तो वो केंद्र सरकार के अंदर यानी यूनियन लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बनाएगी। ठीक है, एज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यूनियन टेरिटरीज थोड़ा समझ ले, केंद्र शासित प्रदेश क्या है। देखिए किसी राज्य को, देखिए आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर पिछले वाले स्लाइड में लेके आता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे, देखिए ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा बहुत समझ लेनी है कि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो होल्डिंग टुगेदर होता है जिसमें केंद्र सरकार अपने राज्यों का गठन करती है बेसिकली, तो वहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों कि केंद्र सरकार वहाँ पे
अपना बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस कर देती है, बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी वो लॉस कर देती है। इसके कारण होता क्या है दोस्तों कि वहाँ पर पावर बेसिकली बहुत कम हो जाता है। किसी राज्य को उस स्थिति में विशेष अधिकार थी, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को पहले मिला हुआ था, ठीक है, उसको, और बाज़ हरियाणा वगैरह हो गया यहाँ पर। तो ये चीज़ें लोगों को वहाँ पर बेसिकली देखने को मिल जाता है। चंडीगढ़ वगैरह, चंडीगढ़ मेनली, दिल्ली हो गया यहाँ पर, तो इस चीज़ों को बेस कुछ अधिकार दिए जाते हैं, और उसी में कुछ हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर केंद्र सरकार का ही दबदबा चलता है, राज्य सरकार का उतना नहीं चलता है, ठीक है। जैसे लक्षद्वीप, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर केंद्र सरकार ही चलाती है, मेनली आपको देखने को ये मिलेगा। तो दोस्तों ये जो चैप्टर हम लोग है इसका पार्ट 1 हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सेकंड पार्ट हम लोग लेकर आएंगे 2-3 दिन में, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर थर्ड पार्ट 3 पार्ट में मैंने इसका क्लियर कर दूंगा। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेसिकली भाई सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब किया करो, अच्छा कॉमेंट करो कि हमें मोटिवेशन मिले, लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।